आज के मुख्य समाचार। स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन रोडू क्षेत्र का चुनाव संपन्न। लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि आज। कोठार बालक स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। रोहित ठाकुर ने खैदर विद्यालयों में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में की शिरकत। हिमाचल में गिरा न्यूनतम पारा। हिमाचल के गांव होंगे प्लास्टिक मुक्त। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव को लेकर मांगा जवाब। गोपाल दास वर्मा का सुक्खू सरकार पर निशाना। शोषण मुक्ति संगठन का शिमला में डीसी कार्यालय के बाहर धरना। अब समाचार विस्तार से। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को न्यौछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी, स्वराज व स्वदेशी के प्रबल पक्षधर तथा पंजाब केसरी के नाम से विख्यात लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि आज शिमला में श्रद्धांजलि सभा के साथ आयोजित की गई। कार्यक्रम में विधायक हरीश चन्नाथा सहित क्षेत्र के अन्य गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हुआ था। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान हुए निर्मम लाठीचार्ज में लगी गंभीर चोटों के कारण कुछ दिनों बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। लाजपत राय का बलिदान आज भी प्रत्येक भारतीय को देश की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरणा देता है। विधायक हरीश चन्नाथा ने कहा कि लाला लाजपत राय का त्यागमय जीवन राष्ट्र सेवा की अदम्य मिसाल है। उनका संघर्ष, साहस, देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश की ओर से और अपने शहर की ओर से यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं और एक जिससे सभी मालूम, पूरे भारतवर्ष को मालूम है कि इनको शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था और इनका जब देहांत हुआ था 1928 में एक लाठीचार्ज में लाहौर में देहांत हुआ था और उस टाइम ये संघर्ष, आज़ादी का संघर्ष लड़ रहे थे। तो उनकी जो कुर्बानी है और उनके जो कार्य हैं उनको आज याद किया जा रहा है और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि जो उनकी सीख है और जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिखाया उसको हम फॉलो करेंगे। अनफॉर्चुनेटली कुछ 2-3 इंस्टेंस हुए हैं जिसमें कि कर्मचारी और व्यापारी आपस में उनका कोई मतभेद रहा है और उसी इशू पे मीटिंग करेंगे एक कमिश्नर साहब से भी और देखे जाएगा इसमें और व्यापारियों के साथ, व्यापार मंडल के साथ भी एक मीटिंग होगी। हम उम्मीद रखते हैं कि आज ये मीटिंग करेंगे 3 बजे के बाद, तो उसमें जो भी छोटे छोटे इश्यूज हैं उसको भी देखना पड़ेगा। हम व्यापारियों से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो एक नोटिफिकेशन आई है हाई कोर्ट के भी कुछ ऑर्डर्स है उसमें और एमसी के जो ऑर्डर्स है उनको ध्यान में रखते हुए ओवरहैंगिंग्स कम करनी चाहिए और एमसी को भी जो अपना तहबाजारी के एक्ट के मुताबिक जितने भी लोग बैठे हैं, नाजायज़ बैठे हैं, उनको उठा देना चाहिए और व्यापारियों को अननेसेसरली एक बारी वार्निंग देनी जरूरी है और अननेसेसरली किसी को तंग ना किया। वेंडिंग जोन की जो कमेटीज है बनी हुई है, सब कमेटी कैबिनेट की जो बनी है उसमें शीघ्र ही एक्शन होगा। उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने परसों शाम को सैटरडे को इंस्ट्रक्शंस दिए कि ताकि इसमें हम शीघ्र से शीघ्र जगह चयनित करें और वहाँ पे शिफ्ट करें। वैसे एमसी ने अपनी ओर से जगह चयनित भी कर ली है और वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो वेंडर्स है ये कहते हैं वहाँ फुटफॉल नहीं है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उनका व्यापार भी चलता रहा और शहर से डिकंजेशन भी हो जाए। स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन रोडू क्षेत्र का चुनाव प्रांतीय प्रधान प्रीत महेंद्र की अध्यक्षता में मोबाइल होटल में आयोजित सम्मान समारोह के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समारोह में यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान नव निर्वाचित पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। यूनियन के आगामी कार्य योजनाओं, संगठन को और अधिक मजबूत बनाने पर भी विस्तृत चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि
वे कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता पर उठाते रहेंगे और संगठन को नई दिशा देने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। कार्यक्रम का समापन उत्साहपूर्ण माहौल से हुआ और सभी ने यूनियन की एकजुटता भविष्य की दिशा को लेकर सकारात्मक संदेश दिया। कुमार प्रधान रोडू क्षेत्र से मैं रोडू क्षेत्र के सभी परिचालक साथियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने दूसरी बार मुझे प्रधान पद के काबिल समझा और मुझे ये जिम्मेवारी दी है। धन्यवाद। मेरे बंधुओं का रोडू क्षेत्र में स्वागत करता हूं। आज हमारे रोडू इकाई के जो इलेक्शन थे वह संपन्न हुए, जिसमें परिवेश जी को प्रधान जी की कमान दी गई और इनके सहयोग के लिए देवराज जी साथ में और जो सेक्रेटरी है वो यशपाल जी बनाए गए। मैं इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं अपनी स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन की पूरी कार्यकारिणी की तरफ से। और मैं चाहूंगा कि भाई परवेश जी जो लगातार इस चुनाव में जीतते आए हैं या चुनाव में जो प्रक्रिया होती है उसमें प्रधान पद की कमान इनको मिलती आई है, तो मैं इन्हें भी अपने स्टेट कार्यकारिणी की तरफ से बधाई दूंगा और चाहूंगा कि अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर जो कार्य इन्होंने पहले भी रोडू क्षेत्र के किए हैं उन्हें और ज्यादा सक्षम उससे जो है करवाएं, और जो भी इनसे ना बन पाएगा उसके लिए इनके साथ स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के हजारों गांव में अब स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्रदेश के सभी ब्लॉकों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएगी, ताकि गाँव में फैल रहे प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जा सके। पहले चरण में 50 ब्लॉकों और दूसरे चरण में 41 ब्लॉकों में इन यूनिटों की स्थापना का कार्य शुरू होगा। हर ब्लॉक को 16 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। प्रत्येक यूनिट में प्लास्टिक कटर मशीन, बेलिंग मशीन और डस्ट रिमूवर मशीन लगाई जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार घर घर से प्लास्टिक कचरा निर्धारित समय पर एकत्र किया जाएगा। इसके लिए गांव में मुनादी कर लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि वे गीला, सूखा और प्लास्टिक कचरा अलग अलग रखें। इन यूनिटों का संचालन युवक मंडलों, महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूह या ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। प्लास्टिक बेचने से होने वाली आमदनी पंचायतों और संचालन समूहों के बीच साझा की जाएगी, जिससे ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने बताया कि सभी जिलों को 6 महीने में ठोस कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक निपटान व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक पंचायत में प्लास्टिक संग्रहण केंद्र बनाया जाएगा और वहां से कचरा संबंधी ब्लॉक के प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाया जाएगा। यदि लोग प्लास्टिक को अलग से जमा नहीं करेंगे तो उन पर 100 से 1000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए एसीसी, अंबुजा और अदानी सीमेंट उद्योगों के साथ MOU समझौता किया है। इन उद्योगों में प्रसंस्कृत प्लास्टिक का उपयोग ईंधन के रूप में या सड़कों के निर्माण कार्यों में किया जाएगा। इस योजना से हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक कचरे की समस्या में उल्लेखनीय कमी आने और गाँव को स्वच्छ, पर्यावरण मित्र और टिकाऊ बनाने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग द्वारा वित्त पोषित और मानव कल्याण सेवा समिति चौपाल द्वारा संचालित CPLI योजना के अंतर्गत नशा मुक्त भारत अभियान के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठार वह बल्लभ ठियोग में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मानव कल्याण सेवा समिति चौपाल के निदेशक ने बताया कि जिले के सभी स्कूलों में बच्चों एवं युवाओं के बीच नशा विरोधी जागरूकता बढ़ाने के लिए
नियमित संवाद स्थापित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में दोनों स्कूलों में आयोजित शिविरों में किशोरों के बीच नशे के बढ़ते प्रचलन के कारणों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में CPLI योजना के एरिया कोऑर्डिनेटर दीपक ने किशोरों को संबोधित करते हुए कहा कि नशे की लत को अक्सर समाज संस्कारों की कमी के रूप में देखा जाता है, जबकि वास्तव में यह एक बीमारी है जो किसी को भी प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा कि इससे बचाव के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है और इसमें समाज के हर वर्ग की सहभागिता आवश्यक है। कार्यक्रम में छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों, उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उपस्थित शिक्षकों एवं स्टाफ के साथ भी विषय की गंभीरता पर विमर्श किया गया तथा स्कूलों और व्यावसायिक संस्थानों में निरंतर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने पर बल दिया गया। संस्था के निदेशक केशव ने छात्रों को संस्था द्वारा चलाए जा रहे अभियानों तथा नशा मुक्त भारत के उद्देश्यों से अवगत करवाया। उन्होंने किशोरों को नशा न करने की शपथ दिलाई और अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने में सहयोग देने का आग्रह किया। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने में सहयोग करेंगे। हम वादा करते हैं कि हम किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी तरह से हानिकारक या अवैध दवाओं का सेवन नहीं करेंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से युवाओं को प्रोत्साहित करके नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे ताकि भारत के युवा नशा मुक्त रह सके और वे समाज के रचनात्मक और महत्वपूर्ण सदस्य बन सके। आज हम संकल्प लेते हैं कि हम नशे से दूर रहेंगे और स्वस्थ जीवन जीवेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने चौपाल विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खैदर में आयोजित वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव रजनीश खेमटा भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। खैदर के छात्रों, सम्मानित अध्यापकों, अभिभावकों और स्थानीय जनता ने शिक्षा मंत्री का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की पूंजी है। उन्होंने छात्रों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। मंत्री ने खेल, शिक्षा, सांस्कृतिक तथा अन्य गतिविधियों से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने विद्यालय के प्राचार्य और पूरे स्टाफ को सफल आयोजन के लिए बधाई दी तथा विद्यालयों में बेहतर सुविधाओं के लिए भविष्य में हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम का समापन उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ, जिसमें छात्रों और अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री के प्रेरणादायी संबोधन की सराहना की। हिमाचल प्रदेश में ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे रातें और भी अधिक सर्द हो गई है। प्रदेश के 4 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में चला गया है, जिससे कम तापमान लाहौल स्पीति के ताबों में -5.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे अधिकतम तापमान ऊना और पांवटा साहिब में 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। सुंदरनगर में घना कोहरा और बिलासपुर में हल्का कोहरा छाया रहा। हालांकि आज शिमला सहित अधिकांश क्षेत्रों में तेज धूप खिली हुई है, जिससे दिन के समय ठंड में कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 23 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क और साफ बना रहने की संभावना है। इस अवधि में बारिश या बर्फबारी के आसार नहीं है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में किसी
बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि नवंबर के मध्य तक हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम है, जिसके चलते मौसम सामान्य से अधिक शुष्क बना हुआ है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पारा जरूर गिर रहा है, लेकिन अभी तक कड़ाके की ठंड जैसी स्थिति नहीं बनी है। प्रदेश में फिलहाल लोग दिन की धूप का आनंद ले रहे हैं, वहीं रातें लगातार ठंडी होती जा रही है। राज्य चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन और सरकार को नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि चुनाव कब तक करवाए जाएंगे। याचिकाकर्ता के वकील मनदीप चंदेल ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों से चुनाव की समय सारणी पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। सरकार का पहले यह मत था कि 21 जनवरी से पहले चुनाव कार्यक्रम पर काम शुरू किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा इस मामले को अदालत में ले जाने के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार और आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट की अगली सुनवाई में राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट करना होगा कि चुनाव कराने में देरी का क्या कारण है और तय कार्यक्रम कब घोषित किया जाएगा। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हाईकोर्ट ने आज सरकार को नोटिस इशू किया है कि आप स्टेट इलेक्शन कमीशन और सरकार को नोटिस इशू करके पूछा है कि आपने कितने समय के अंदर आप चुनाव करवा रहे हैं। तो सरकार का ये मानना था कि हम 21 जनवरी से पहले चुनाव की जो शेड्यूल है वो जारी करेंगे, और अभी ये मामला 22 दिसंबर के लिए रखा गया है, क्योंकि बड़े दिनों से यही चल रहा है। जिस तरह से नोटिफिकेशन इशू कर रहा है इलेक्शन कमीशन भी, उस तरीके से यही लग रहा था कि सरकार की चुनाव कराने की मंशा नहीं थी। तो इसलिए कुछ याचिकाकर्ता हमारे पास आए थे कि केस फाइल होना चाहिए, और उसको फाइल करने के बाद आज नोटिस किए, देखते हैं क्या जवाब इसमें नोटिस हुए हैं और क्या कुछ कहा है। इसमें 243 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 243 में मैंडेट है कि 5 साल के अंदर आपको चुनाव करवाने हैं। तो उस आधार पे हमने पिटीशन फाइल की थी कि आपको चुनाव करवाने मैंडेटरी हैं। नोटिस नोटिस इलेक्शन दिए गए हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन सरकार दिए गए। पीआईएल में यही तर्क दिए गए हैं कि आप एक तो डिजास्टर का हवाला देके इंडेफिनिट पीरियड तक इलेक्शन को नहीं रोक सकते। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है 243E में, तो वहां तो आपको 5 साल के अंदर चुनाव करवाने पड़ेंगे या शेड्यूल कोई जारी करना पड़ेगा। आप लोगों को काफी समय तक गुमराह नहीं कर सकते। आपको लोगों को बताना पड़ेगा, आम जनता को, कि आप चुनाव कब करवा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन वो ओरली एडवोकेट जनरल साहब ने कोर्ट के अंदर बोला है, सबमिशन दी है। वो नोट उसके 21 जनवरी से पहले हम इसमें प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, पर फर्दर जो मैटर है वो 22 दिसंबर के लिए रखा गया। मैं मनदीप चंदेल, मेरे साथ मेरी टीम उदित शौर्य कौशिक, अतुल खेमराज और नंदलाल ठाकुर, हमारे सीनियर एडवोकेट अंकुश दास थे, वो आज थे नहीं, तो फर्दर मैटर अब 22 दिसंबर सिंगल। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में गोपाल दास वर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने देश में कांग्रेस को कमजोर किया है, और वहीं हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस पार्टी का बंटाधार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कुछ गरीब और आम लोगों की समस्याओं को समझने में असफल रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कई न्यूज चैनल और पोर्टल्स को सरकार के निर्देश पर उनकी कवरेज न करने को भी कहा जा रहा है। ग्राम शिल्ली के निवासी सुंदर सिंह ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गाँव में वन विभाग की 37 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर अवैध कब्जे को सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2024 को अवैध घोषित कर बेदखली का स्पष्ट आदेश दिया था। कब्जाधारियों द्वारा इस भूमि पर दुकानें, ठेका मकान और खेती की जा रही थी, जिससे लाखों रुपए की आय हो रही थी। आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एसडीएम सोलन ने वन विभाग को कब्जा न लेने का स्थगन पत्र जारी कर दिया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि किसी एसडीएम या राज्य अधिकारी के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रोकने या बदलने का अधिकार नहीं होता है। आरोपों के अनुसार आदेश को 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन वन विभाग कार्यवाही करने में असमर्थ है और सरकारी भूमि का नुकसान जारी है। मामले ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली और आदेशों के पालन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और आप इस बात को देखो कि जो राजेंद्र सिंह और उसकी टीम में 3-4 आदमी है, ये सिर्फ है 3-4 आदमी है, और इनका काम है मतलब जो अपना कुछ देखना नहीं है,
अभी इनका अपना जो 37 बीघा 14 बिस्वे का जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया 3 महीने पहले कि मतलब जो है ये अवैध निर्माण है और अवैध निर्माण जो किया है इसको तोड़ दिया जाए। तो आप इस बात को देखो कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो जौनाजी रोड पे भी इसका एक मकान है, जबकि परमिशन 2 मंजिला बनाने की थी, बना दिए 5 मंजिल। तो आप देखो कि कई बार इन्होंने कंप्लेंट भी करी वहां कारपोरेशन में, कमेटी में, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनता ही नहीं है, कोई अधिकारी सुनता नहीं है। सुनेगा तो सिर्फ राजेंद्र सिंह की सुनेगा। और ये बड़े हैरानी का मामला है, जो उसके साथ और भी जो कोई दूसरे लोग हैं वो भी ऐसे ही मिली भगत है इनकी। वो 24 घंटे यही काम है। आप बताओ कि आज करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी राजेंद्र सिंह ने कहां से बनाई है? खनन माफिया, पेड़ माफिया, मतलब जो भी ना हो। और कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस सरकार के साथ है, बीजेपी आएगी तो बीजेपी सरकार के साथ है। परंतु अब ऐसा हिमाचल प्रदेश में चलने नहीं दिया जाएगा। जो गरीब आदमी उसकी मदद की जाएगी, चाहे कोई भी है। आज देखिए हालत आप प्रदेश की देखो, आप आज भी कल भी 3 पेंशनर मंडी में मर गए, बिना इलाज के मर रहे हैं। 8-9 हजार पेंशन मर गए हैं। तो आप इस बात को देखो कि अगर इनके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं तो कैसे चलेगा काम। आज कर्मचारी हताश है, पेंशनर हताश है, बेरोजगार हताश है, ठेकेदार हताश है। कौन सुखी है? कोई सुखी नहीं है। यहाँ आप लोग प्रेस वाले बैठे, प्रेस का भी पता नहीं कितना पैसा देना है। सिर्फ होल्डिंग लगा दो करोड़ों रुपए की, होल्डिंग पे बस अपना फोटो लगा दो, बाकी और कुछ नहीं है, किसी को देना कुछ नहीं है। आप बताइए यार, प्रदेश कर्जे पे डुबो रहे हैं आप, हर महीने कर्जा ले रहे हैं आप। इसलिए तो अब मतलब है कि प्रदेश कभी किसी दिन ये डूब ही जाएगा। ये मेरा नाम सिंह गाँव का रहने वाला है। राजेंद्र सिंह और उसके 2-3 साथियों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। झूठी कंप्लेंटें कर रहे हैं हर रोज। 25 लोगों को इन्होंने झूठी FIR की हमारी गाड़ियों की, कि हमारी गाड़ी रास्ते में लगी है। हमारे पास फुटेज है जी, रास्ता खुला है, कोई नहीं है, हमारी जमीन है वहाँ पे। लेकिन उस और 29-10 को हमारी गाड़ियाँ उठा रहे हैं 1-1.5 महीने के बाद। अब ये देखो अत्याचार नहीं है। और फिर हमारी वहाँ वो नहीं कर रही, जमानतें नहीं ले रही पुलिस में। जो हमारे साथ आदमी जा भी रहा उसको भी भगा रहे वहाँ से, दिलीप ठाकुर जी। ऐसा ही हमारे साथ कोई आदमी नहीं जाएगा, जमानतें नहीं देगा हमारी, उसको भी वहाँ से डरा रहे, धमका रहे। भाई की जेबों से आहार डाल के सामान निकाल रहे हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है सर। हमने कोई चोरी तो नहीं की, गाड़ियाँ खड़ी थी, उसका चलान नहीं हो सकता था ना, उसको टो करके ले लिया जी हमारी जमीन से। अगर हमारे खिलाफ कोई चार्ज लगा भी है तो उसको डिमार्केशन कीजिए, आप देखिए कि किसकी जमीन है। जब हमारी जमीन है, हम बोल रहे हैं कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन से गाड़ी उठाने का क्या मतलब बन गया? ये तो शरेआम है जी, धोखाधड़ी का मामला है सर। जो जबरदस्ती हो रहा हो, फिर जमानतें नहीं दे रहे, गाड़ियाँ लेके जा रही हैं। फिर राजेंद्र सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा तो डिस्प्यूट था तो सिर्फ बाउंड्री का था। बाउंड्री 5 फुट ऊपर हो सकती है, 5 फुट नीचे हो सकती है। लेकिन राजेंद्र सिंह का तो 37 बीघे 14 विश्व का है, जिसमें 24 में आ गया फैसला, अप्रैल 24 में आ गया फैसला सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन आज तक उस पर एक भी कार्रवाई नहीं होती। SDM ने FRA कमेटी बना के उसको रोक दिया, जो प्रोसीजिंग चली हुई थी। वन विभाग ने उसने नोटिस कर दिया था खाली करने का, लेकिन FRA कमेटी बना के SDM ने उसको रोक दिया। तो क्या है, ये राजेंद्र सिंह ही वहाँ पे शासन कर रहा है। महिलाओं के साथ बढ़ते शोषण, भेदभाव, जातिवाद और सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ शोषण मुक्ति संगठन ने आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। संगठन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शोषण से जुड़े मामलों में चिंताजनक वृद्धि हो रही है, जिससे विशेषकर महिलाओं में भय और असुरक्षा का वातावरण गहराता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है और प्रशासनिक स्तर पर
संवेदनशीलता की गंभीर कमी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में कार्यवाही धीमी है, जिससे पीड़ितों का भरोसा व्यवस्था से उठता जा रहा है। धरने में शामिल महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुखद सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न को रोकने हेतु कठोर प्रभावी कदम उठाए जाए, शोषण, भेदभाव और जातिगत अन्याय से जुड़े मामलों में तेज, निष्पक्ष व पारदर्शी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, पीड़ितों के लिए सहायता तंत्र को मजबूत किया जाए, शिकायतों की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा और सम्मान के लिए विशेष नीतियां भी लागू की जाए। शोषण मुक्ति संगठन के अध्यक्ष जगत राम ने कहा कि महिलाओं और कमजोर वर्ग के खिलाफ बढ़ते अपराध चिंताजनक है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो संगठन प्रदेश भर में अपना आंदोलन तेज करेंगे। जातीय हिंसा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जातीय भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। छुआछूत पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। किसानों में भेद करने की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भेदभाव पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। देखिए, आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं। ये प्रदर्शन खाली शिमला में नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश 11 जिलों में जिला मुख्यालयों पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन शोषण मुक्ति मंच की तरफ से किए जा रहे हैं। इन प्रदर्शनों का मुख्य मुद्दा क्या है कि आज कुछ समय से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो छुआछूत की घटना है, सामाजिक भेदभाव की घटना है, दलितों का उत्पीड़न, अत्याचार की घटना है, महिलाओं का शारीरिक हिंसा, उनका बलात्कार, उनकी हत्याओं के मुद्दों को लेकर है, तो उसको लेकर आज हम उसके विरोध में आज हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने देखा है कि अभी रोडू के अंदर एक 12 साल का बच्चा जिसने किसी का घर छू लिया, उसका इतना उत्पीड़न किया गया कि उसको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं पर रोडू में एक बच्चा जो स्कूल में, उसको नंगा करके पीटा गया, बिच्छू बुकी लगाई गई। सैंज के अंदर एक महिला को सामूहिक बलात्कार हुआ, दलित महिला थी, और उसके बाद रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया और उल्टा आरोपियों को पकड़ने के बजाय उसके हस्बैंड को ही जेल में डाल दिया। ये है सरकार की नाकामयाबी। यही नहीं है, कुल्लू में दशहरे के अंदर तहसीलदार साहब और उनका इतना उत्पीड़न किया, पकड़ के ले गए, अपमानित किया। तो ये सारी घटनाएं प्रदेश को शर्मसार कर रही है और इसका हम विरोध कर रहे हैं और जिसके विरोध में आज हम यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ जो राजनीतिक दल भी है, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो भी जो महिलाओं की हिंसा की बात है, उनके साथ शारीरिक जो हिंसा की बात है, रेप की बात है, उनके साथ वो एक बड़े प्रमुखता से बड़े सामने आ रही है। आप चंबा की घटनाएं देखो, सोलन में देखो, जो बड़े बड़े पदों पर जो राजनीतिक नेता बैठे हैं, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, तो उसकी भी हम निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरा है कि जो अभी मुद्दा आज तक आज़ादी के 78 साल हो गए, आज भी जो छुआछूत है वो खत्म नहीं हुई है, सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं हुआ, दलितों के ऊपर जो अत्याचार है, उत्पीड़न है, वो खत्म नहीं हुआ। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है कि जो सत्ता में सरकारें रही है, उन्होंने इसको खत्म करने के बजाय उल्टा इसको फलने फूलने के लिए, इसका ज्यादा बढ़ाने के लिए काम किया। किसी भी सरकार ने आज तक इसको खत्म करने का प्रयास नहीं किया। अगर सरकार करती तो आज को ये नाम भी नहीं होता कि छुआछूत का, सामाजिक भेदभाव का, पर जो शासक वर्ग है इसको जारी रखते, जो है जारी रखा हुआ है। दूसरा है कि जो आज हम देख रहे हैं कि जो सरकार की नीति है, चाहे नई आर्थिक नीतियां हैं, जो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियां हैं, उसका मुख्य मकसद है कि जनता को जो सुविधाएं मिल रही है वो छीनना है, उनको पक्के रोजगार की जगह कच्चा रोजगार देना है, तो उससे महंगाई को बढ़ाना है और जो बड़ा पूंजीपति उद्योगपति है उसको सारी सुविधाएं देना है। उससे जनता में गुस्सा तो पैदा होगा, रोष पैदा हो रहा है, तो सरकार उस गुस्से को दूसरी तरफ भटकाने के लिए जात के नाम पर लोगों को लड़ा रही है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रही है, क्षेत्र के नाम पर लोगों को लड़ाने की बात कर रही है, जिसका हम विरोध करते हैं और हम जनता की एकता बनाने का काम कर रही है। अभी आपने देखा 2 दिन पहले संजौली में
किसको नमाज पढ़ने से रोक दिया? क्या अधिकार किसको है? जिसकी अपनी धार्मिक आस्था है वो करे, उसमें किसी का दूसरे का दखल देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम एक ही बात चाहते हैं कि जनता की एकता बनाना, और जो आज हम जिलाधीश के माध्यम से हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारा प्रमुख मांग है कि जो छुआछूत है, जातिगत भेदभाव है, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ खास करके जो शारीरिक हिंसा की बात है, उसको पूरी तरह से रोका जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे, सख्त कार्रवाई करें।